Hello students, welcome to today's lecture on electromagnetic induction. ये एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1820s में ऑर्स्टेड ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फोर्स लगा सकता है। अब वहां से लोगों ने उल्टा सोचना शुरू किया, जो कि फिजिक्स की एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, रिवर्स थिंकिंग की, कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वर्क किया, लेकिन दो साइंटिस्ट हैं जिनका वर्क रिमार्केबल था और जिसको हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। एक तो फैराडे जो कि यूके में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और दूसरा हेनरी जो कि यूएसए में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। दोनों इंडिपेंडेंटली अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और दोनों ने तरीके बताए कि किस तरह से हम मैग्नेटिज्म को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस इतना ही बता सकता हूं कि आज हम जो भी हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपने घरों में, वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से ही तैयार होता है। ठीक है, बाकी कुछ हम बैटरी वगैरह यूज करते हैं, नो डाउट, लेकिन उन सब में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वो यूज होता है। ठीक है, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो बैटरी है, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए जो तुम करंट यूज कर रहे हो वो ऑल्टरनेटिंग करंट है जो तुम्हारे घर में सप्लाई से आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए, पहले मैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूं। देखो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेसिक फैराडे के एक्सपेरिमेंट का, जिसमें इसने क्या किया, एक कॉइल लिया, कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, सो दैट अगर कॉइल में कोई भी करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो हो और उससे हमको पता चल जाए कि इसमें एक करंट फ्लो हुआ है। एक मैग्नेट यूज किया। फैराडे ने देखा कि अगर मैग्नेट को हम किसी भी ओरिएंटेशन में रखें या कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लें, उससे इस लूप में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को लूप के रेस्पेक्ट में मूव कराने लगोगे, लूप के रिलेटिव मोशन दे दिए, इसमें एक करंट फ्लो करने लगता है। ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों का आंसर हम बाद में देखेंगे। बट फैराडे, आपको पता है कि उसने लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स, ये सारे टर्म्स दिए। तो एज यूजुअल उसने सोचा कि इसको भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। तो उसने कहा कि इस लूप के अक्रॉस, जो इस लूप का सरफेस है, ये सरफेस, इस लूप के सरफेस के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो एक ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। क्यों ऐसा होगा?
ये फैराडे ने नहीं बताया। कब होगा ये बताया उसने कि जब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा ये भी बताया उसने। उसने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of flux with respect to time। ठीक है, rate of change of flux with respect to time। ठीक है, this is known as Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, तुम कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहा था, ये माइनस क्यों लगा दिया? तो मैं ये माइनस साइन अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, d5 by dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक टर्म आया मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैं उसको डिफाइन कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, एज यूजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को तुम वैसे ही डिफाइन करोगे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते थे हम एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। ठीक है, और मैथमेटिकली उसको कैसे करते थे? तो दो केसेस होता था, या तो कांस्टेंट फील्ड हो तो हम E डॉट S लिख लेते थे, या फिर अगर वेरिएबल फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो हम इंटीग्रेशन यूज करते थे। तो यहां भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, फ्लक्स मैग्नेटिक इज B डॉट S। ये कब यूज करेंगे? व्हेन B इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट एंड सरफेस इज फ्लैट। ठीक है, S is also constant। ठीक है, फ्लैट सरफेस होगा तो फटाफट B डॉट S कर लो। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या सरफेस का भी कर्वेचर कुछ है, तो वैसे केस में आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। फाई इज इंटीग्रेशन B डॉट ds। ठीक है, ये नॉट कांस्टेंट के लिए है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे एक सिचुएशन में मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूं कि कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज हमको दिया हुआ है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, और इसके पास में हमने एक लूप रख दिया, रेक्टेंगुलर लूप, लेट से ऐसे, और इसका डिस्टेंस वगैरह हमको दिया हुआ है। यहां से ये A डिस्टेंस पे है, लेंथ इसका L है और ब्रेड्थ इसका B है। और हमसे कहा गया कि इसमें से जो ये लूप का सरफेस है, इसमें से कितना फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास करेगा। ठीक है, तो पहले सोचते हैं कि ये केस कौन सा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो ऑब्वियसली देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस लूप के हर पॉइंट का डिस्टेंस वायर से डिफरेंट है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा मैं एलिमेंट ले लूं जिस एलिमेंट के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, फिर उससे फ्लक्स निकाल लूंगा d5 और फिर वैसे सारे फ्लक्स को ऐड कर दूंगा। तो ऐसा जो एलिमेंट है वो यहां पे वायर के पैरेलल एक पतला स्ट्रिप हम ले लें, ये। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिप पैरेलल टू द वायर, सो दैट इस स्ट्रिप के ऊपर हर पॉइंट का डिस्टेंस वायर से इक्वल हो। ठीक है, तो मैं यहां से अब x डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, dx विड्थ का मैंने एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना हो जाएगा, d5 छोटा फ्लक्स, दिस विल बी इक्वल टू b इंटू छोटा एरिया क्या है, b इंटू dx, b इंटू b इंटू dx। सो b को मैं यहां से लिख सकता हूं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x b dx। 2 पाई x इसलिए क्योंकि यहां से वायर से डिस्टेंस यहां पे x है।
ठीक है, तो अब मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं। फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ठीक है, अब डी फाई का इंटीग्रेशन यहां से, ये सारा चीज यहां से लिख लो। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई। ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकाल लो और अंदर बच जाएगा dx अपॉन x। तो अब इसका इंटीग्रेशन का लिमिट्स भी हमको लिखना होगा, कहां से कहां तक ये पूरा लूप कवर हो जाएगा। ऑब्वियसली x कहां से स्टार्ट होगा, a से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, a प्लस एल तक जाएगा। तो लिमिट्स डाल दो a टू a प्लस एल। ठीक है, तो dx बाई x इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और log x में अगर तुम लिमिट्स डालोगे a और a प्लस एल, तो हमको पता है log a माइनस log b इज log a बाई b। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, एंड दिस विल बी log a प्लस एल अपॉन ए। ठीक है, log a प्लस एल अपॉन ए। तो ये फ्लक्स हो गया इस लूप से ड्यू टू द करंट, ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, सरफेस एरिया फ्लैट है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का अगर एक लूप है, लेट्स से दिस इज L, दिस इज P, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज P। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए अब देखो बेसिक चीज यहां पे ना, एक चीज हम और डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा है। हमने B डॉट S लिखा है एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं। यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकता था, आउटवर्ड भी हो सकता था। यहां पे तो मैंने फटाफट इसमें कोई कॉस थीटा लिखा नहीं, इसका मतलब मैंने इनवर्ड को एरिया का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया। और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे हमको पता है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा। तो P और ds दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 वो अंडरस्टूड जैसा मैंने ले लिया, हालांकि मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन से डायरेक्शन के एरिया को पॉजिटिव लेना चाहता हूं। यूजुअली जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव एरिया का डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे अगर मुझसे कहा जाएगा फ्लक्स कितना होगा, सो आई विल राइट B इंटू एरिया। B कॉन्स्टेंट है, एरिया क्या है L इंटू बी, और इंटू cos 0 डिग्री लिख दूंगा। सो दिस विल बी सिंपली B इंटू L इंटू बी। ठीक है, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट मैं इस लूप को पाई एंगल रोटेट कर दूं। ठीक है, इस लूप को पाई एंगल रोटेट कर दिया, तो ये अभी ऐसे है, ऐसे कर दिया। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एरिया ऐसे है, पूरा फील्ड लाइन इसमें से जा रहा है, इसको अगर हम घुमा भी दें पाई, तो उतना ही एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी जा रहा है, फ्लक्स का तो चेंज हुआ नहीं, तो डेल्टा फाई 0 लिख देते हैं। बट यही गलती है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पहले हमने एरिया वेक्टर इनवर्ड ले लिया, अब बीच प्रॉब्लम में उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये इनवर्ड एरिया वेक्टर इस लूप को घुमाने से बाहर आ जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, मेरी तरफ आ गया, तो वहां पर B और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अब 0 डिग्री नहीं है, इट इज नाउ 180 डिग्री। तो ये फाई इनिशियल कितना था, जो फाई फाइनल होगा, दैट फाई फाइनल विल बी इक्वल टू B इंटू L इंटू B इंटू cos 180 डिग्री, विच इज माइनस BLB। ठीक है,
तो अब मुझे डेल्टा फाई अगर लिखना है तो मैं डेल्टा फाई को कैसे लिखूंगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। डेल्टा फाई इज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो ये आ जाएगा -2PLB। तो इस तरह की गलती नहीं करना है कि आप फटाफट बोल दें कि अरे फ्लक्स तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। सारा डायरेक्शन वगैरह देख के करना है और बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, माइनस साइन के ऊपर, E इक्वल टू माइनस d∅dt। ये माइनस क्या है, तो ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक स्टेटमेंट हम इसमें लगाना चाह रहे थे, और वो है, ये कहता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था उस कॉज को ही अपोज करेगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था, ये एक लूप था हमारा और ये हमारा एक मैग्नेट था, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये मैग्नेट इधर को मूव कर रहा था, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं, मैग्नेट का जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे है, ऐसे, इस तरफ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ है। अगर तुम मैग्नेट को और क्लोज लाओगे लूप के, तो फील्ड लाइंस बढ़ेगा लूप से, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे, और थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं तो एक ही लाइन क्रॉस करता हुआ दिखेगा। नजदीक ले आऊं तो ये तीनों लाइन क्रॉस करेगा, और भी नए लाइंस जो जैसे ये लाइंस भी अब क्रॉस करने लगेंगे लूप को, ठीक है। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको अपोज करना है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको अपोज करना है। तो इसको मैं दो तरीके से सोच सकता हूं। देखो, अपोज करना है तो कॉज को अपोज करना है, ठीक है। जैसे यहां पे कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, वो है मोशन ऑफ मैग्नेट। तो इसके मोशन को अपोज अगर करना है तो हमारे लूप का ये वाला फेस नॉर्थ हो जाना चाहिए और ये वाला फेस साउथ हो जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा करंट फ्लो करे कि राइट वाला फेस नॉर्थ हो जाए और लेफ्ट वाला फेस साउथ हो जाए। इससे क्या होगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, पीछे धक्का देगा। अब ये कैसे होगा, तो देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हैं। सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से मुझे फील्ड लाइंस बाहर निकलता हुआ दिखाना है, ठीक है। मतलब फील्ड लाइंस ऐसे मुझे ऐसे दिखाना है, ऐसे ये जो मैं दिखा रहा हूं ये लूप का अपना फील्ड लाइंस है। मतलब ये वाला फेस जहां पे फील्ड लाइंस इसका टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है वो साउथ है, और जहां से फील्ड लाइंस निकलता हुआ दिख रहा है वो नॉर्थ है। और हमको पता है कि ये कब होगा, ये तब होगा जब इसमें से करंट ऐसे फ्लो करे। मतलब एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट, इधर से देखने पे हमको करंट एंटी क्लॉक दिखे तो उसका फील्ड इधर बनेगा, तब ये फेस नॉर्थ होगा, तब ये नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, जैसे मैथमेटिकली मैं आपको बोल रहा था कि इस डायरेक्शन का फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन के फ्लक्स को घटाना है, डिक्रीज करना है, तो मुझे थोड़ा उस डायरेक्शन का फ्लक्स चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन का फ्लक्स चाहिए। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके इंड्यूस्ड करंट की वजह से ऐसे होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तो इधर से देखने पे, फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट देखने से करंट को ऐसे फ्लो करना चाहिए राइट हैंड रूल से, फिर ये इस तरफ को एक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये आपको बताता है कि इंड्यूस्ड करंट का सेंस क्या होगा। ये जो नेगेटिव साइंस है ये बताता है सेंस क्या होगा। अब क्वेश्चन है कि इसको पीछे पुश करना ही जरूरी क्यों है, क्यों धक्का लगाएं पीछे, अगर नहीं लगाएं तो क्या होगा। तो मैंने अभी कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन का ये स्टेटमेंट है, मतलब अगर नहीं धक्का लगाएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होगा। कैसे वायलेशन होगा, देखो फिर ऐसा होगा कि मैंने मैग्नेट को एक बार चला दिया, मैग्नेट चलने लगा, मुझे करंट मिलने लगा, कोई उसको अपोज करने वाला है नहीं, मैग्नेट चलता रहेगा, मुझे करंट मिलता रहेगा।
बिना एनर्जी स्पेंड किए हुए मुझे एनर्जी मिलता रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें ये नेचर इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता ही नहीं कि बिना एफर्ट के आपको आउटपुट मिल रहा हो। अच्छा, अगर ये पीछे उसको धक्का लगाने लगा, फिर कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया? तो वो ऐसे हो गया कि अगर तुमको अभी भी करंट चाहिए तो तुमको मैग्नेट को इधर धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस मैग्नेट को हमारा लूप पीछे धक्का लगा रहा है। तो तुमको इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा मैग्नेट को धक्का देने के लिए, तुमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क, एग्जैक्टली वही वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको मैथमेटिकली ये चीज शो कर दूंगा। तो अब यहां पर टू ऑब्टेन एनर्जी यू हैव टू स्पेंड एनर्जी। यहां एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन अब रहा नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव साइन जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम एक लॉ के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंजेस लॉ। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज लेंजेस लॉ, तो आप कहेंगे इट सेज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड करंट आर इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू ओपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, वैसे डायरेक्शन में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा जिससे चेंज इन फ्लक्स ओपोज होता हो, जो हो रहा है उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स कम करना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है। इसको एक आधा एग्जांपल, छोटा एग्जांपल से मैं और बता सकता हूं। जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इसके अंदर यू हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फील्ड रीजन के अंदर तुम एक लूप को लेके आ रहे हो। तुमसे पूछा जाए इसमें ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, या इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक होगा, तो तुम देखते हो कि यहां पे जो पार्ट इसके अंदर है इसी में से फ्लक्स जा रहा है, इसमें इनवर्ड फ्लक्स है, और जब हम इसको राइट की तरफ खींचेंगे तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। तो उस चेंज इन फ्लक्स को ओपोज करने के लिए एक आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए। इंक्रीज हो रहा है अंदर, तो उसको काउंटर करने के लिए बाहर का एक फील्ड चाहिए, बाहर का एक फ्लक्स चाहिए। वो कैसे आएगा? तो बाहर के लिए राइट हैंड रूल लगाओ, एंटी क्लॉक करंट फ्लो करना चाहिए, इसमें से एंटी क्लॉक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर यही लूप बाहर निकल रहा होता तो देखो यहां पर फिर जो एरिया है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज कर रहा होता, तो इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, उसको सपोर्ट करना होगा, तो मुझे एक इनवर्ड ही फील्ड चाहिए। तो ऐसा करंट चाहिए जो इनवर्ड ही फील्ड जनरेट करे। ठीक है, कैसा करंट होना चाहिए? इट शुड बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ऐसा होगा क्लॉकवाइज एक फील्ड इसमें लगेगा, बनेगा, और इससे जो इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था वो कंपनसेट होगा। अगर हमारा लूप अंदर ही है और अंदर चल रहा है, किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो इसके मूव होने से फ्लक्स में चेंज नहीं होना, क्योंकि ये तो पहले ही अंदर है, पूरा ही अंदर है, ना ये बाहर निकल रहा है ना अंदर आ रहा है, पूरा ही अंदर है। तो इसका फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, फैराडे ने कहा कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है क्या। अब इसको डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस में अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ।
देखो सिंपल हमने सीखा E इंड्यूस्ड इज -d∅/dt, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड फाई, ठीक है, एट एनी आर्बिट्ररी टाइम t, ठीक है। t इक्वल टू t पे तुम फ्लक्स फाइंड कर लो। इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को एरिया का पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन को, इनवर्ड आउटवर्ड, जिसको भी आपको मन है, सो टेक दैट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, फाई फाइंड आउट कर लो, एंड देन यू फाइंड E इंड्यूस्ड इक्वल टू -d∅/dt, ठीक है। अब ये या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर ये आता है पॉजिटिव, ठीक है, E इंड्यूस्ड इज पॉजिटिव, तो इसमें ऐसा इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा जो आपके एरिया वेक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर E आता है नेगेटिव, तो फिर ऐसे डायरेक्शन में इसमें करंट होना चाहिए जो एज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है। तो ये दो केसेस आपको मैंने पिछली बार भी समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले, और अब फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखना है कि फाई में चेंज किस किस तरह से आ सकता है, ठीक है। केसेस ऑफ चेंज इन फ्लक्स। देखो फाई हमने पढ़ा है क्या होता है, मोस्ट सिंपल केसेस में BS cos थीटा, ठीक है। तीनों में से कोई भी फैक्टर BS या थीटा चेंज हो तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअसली अगर ये फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअसली तुमको एक इंड्यूस्ड EMF मिलता रहेगा। तो पहला केस है केस 1, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, ठीक है। आपको आर्बिट्ररी कुछ भी दिया हुआ हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक फंक्शन के फॉर्म में ये चेंज हो रहा है, या फिर आपको दिया हुआ है कि जो सोर्स करंट है वही चेंज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल केस अगर मैं लूं, सपोज एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसका लेंथ L और ब्रेड्थ B है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है, या फिर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर रखा हुआ है। एंड लेट्स से इट्स गिवन दैट dV/dt is plus alpha. Alpha is some positive constant, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। आपको बताना है इसमें E इंड्यूस्ड कितना होगा, E इंड्यूस्ड कितना है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं इनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, टेक इनवर्ड एज पॉजिटिव। तो यहां जो फ्लक्स होगा पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। तो मैं लिखूंगा B इंटू LB इंटू cos 0 डिग्री, सो दिस इज BLB, ठीक है। अब मैं E इंड्यूस्ड ऐसे लिखूंगा -d∅/dt, सो दिस विल कम आउट टू बी -LB dV/dt, and this is -BL into alpha. अल्फा पॉजिटिव है और सॉरी ये B स्मॉल b होगा, ठीक है, स्मॉल b L into अल्फा।
तो अल्फा पॉजिटिव है तो ये जो ई इंड्यूस्ड आया ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है करंट ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में सेटअप करे, क्योंकि हमने इनवर्ड को पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो ऐसा करंट किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली इसको एंटी क्लॉक होना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉक अगर करंट होगा तो उसका फील्ड बाहर की तरफ होगा। मेरा यहां पे एक्सप्रेशन नेगेटिव आया है तो मुझे ऐसा ही करंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि E इंड्यूस्ड इज B इंटू L इंटू अल्फा और एंटी क्लॉक लिखो। ठीक है, रादर देन राइटिंग दिस एज नेगेटिव वैल्यू हम इसको पॉजिटिव करके और डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक इस तरह के करंट की वजह से यहां पे कोई लूप है, ये A है, ये L है, ये B है। इसकी वजह से कुछ फ्लक्स होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। मान लो ये करंट ही चेंज हो रहा है, I इक्वल टू I0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, I0 इज पॉजिटिव कांस्टेंट। अब मुझसे पूछा हुआ है कि इसमें EMF इंड्यूस्ड कितना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फ्लक्स निकाल लूं। फ्लक्स आपको अभी निकलवाया था थोड़ी देर पहले, मैं फ्लक्स का एक्सप्रेशन सीधा लिख दे रहा हूं। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई और लॉग ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये चीज होता है फाई। ठीक है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं, यहां पे i जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं i को यहां से हटा करके i की जगह पे लिख सकता हूं क्या? I0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो E induced is minus d phi upon dt and this will be equal to minus, बाकी सारा चीज वही रहेगा, इस t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये 2t आ जाएगा, so this will be 2 mu naught I naught b upon 2 pi log a plus l अपॉन a इंटू 2t। ठीक है, अब ये अगेन माइनस साइन यहां पे आ रहा है, तो EMF नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अगर हमने इनवर्ट एरिया को पॉजिटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे इनवर्ट फील्ड है तो डेफिनेटली हमने इनवर्ट को ही पॉजिटिव लिया होगा, तभी हमने फ्लक्स को यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, तो अब जो इसमें करंट फ्लो करना चाहिए वो एंटी क्लॉक फ्लो करना चाहिए, सो दैट एक आउटवर्ड फील्ड या आउटवर्ड फ्लक्स बन सके। ठीक है, तो यही तरीका है जो माइनस डी फाई बाई डी टी में माइनस साइन को इंटरप्रेट करने का तरीका यही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, और डिफरेंशिएशन जब करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, दूसरा इसमें कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मान लो ये एक ट्विस्टेड कॉइल है। ठीक है, कॉइल तो सीधा होता है, इसको हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया। तो अब इस ट्विस्टेड कॉइल के ऊपर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है B,
और ये b जो है वो dB अपॉन dt, अगेन ये अल्फा से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज e। ठीक है, अब मुझसे पूछा हुआ है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट सीडी सेगमेंट में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सी से डी या डी से सी। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं कि ये दो अलग अलग लूप्स है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये पूरा लूप ऐसे ऐसे सीधा होता तो इसका एरिया वेक्टर पूरा एक ही डायरेक्शन में होता, बट अगर मैंने एक पार्ट को ऐसे ट्विस्ट कर दिया तो उतने पार्ट का एरिया वेक्टर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे A1 अगर इनवर्ड है तो जितना पार्ट ट्विस्ट करोगे उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आ जाएगा। तो मैं अगर ये एज्यूम करूं कि ये एरिया पॉजिटिव है तो ये एरिया नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स जो लिखोगे, फ्लक्स विल बी, इनवर्ड को अभी भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं बट इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, सो फ्लक्स विल बी फाई इक्वल टू b इंटू A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2, और अब अगर मैं E इंड्यूस लिखूंगा माइनस d5 by dt, so this will be minus A1 minus A2 into alpha, क्योंकि dB by dt अल्फा के इक्वल है, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये E इंड्यूस नेगेटिव हो गया। ठीक है, E इंड्यूस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इस बड़े वाले लूप के अकॉर्डिंग इस करंट को एंटी क्लॉक फ्लो करना है। ठीक है, तो अब ये देख लो, एंटी क्लॉक अगर इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो लूप आगे कॉन्टिन्यूटी में इसमें भी जा रहा है ना, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें भी एक नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉक। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो एरिया वेक्टर है उसको पूरा A1 प्लस A2 लिख करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे केसेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां पर हम dB अपॉन dt से कर सकते हैं, फ्लक्स का चेंज निकाल सकते हैं। जो सेकंड केस है, केस 2, उसमें एरिया ही चेंज हो रहा है। ठीक है, एरिया चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, अब ऐसे केसेस में अगेन सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच वही है, हम फाई निकालेंगे और उसके बाद d5 अपॉन dt निकालेंगे, E इक्वल टू माइनस d5 बाई dt लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक वायर फ्रेम, ठीक है, ये एक वायर फ्रेम है और इसके ऊपर कोई स्लाइडर ऐसे v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड दिस इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। तो अब मैं यहां पे ईएमएफ इसमें निकालना चाहता हूं, एक यहां पे रेजिस्टेंस भी मान लो लगा दिया हमने, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन R कर देंगे। अब सबसे पहले फ्लक्स हम निकालते हैं, T इक्वल टू T टाइम पे मान लो ये डिस्टेंस x है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, T इक्वल टू T, T इक्वल टू T पे जो पोजीशन है इसका x है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस केस में फ्लक्स हो जाएगा, अच्छा एरिया वेक्टर मैं इनवर्ड ही ले रहा हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा स्लाइडर का लेंथ ये दिया हुआ है L, तो दिस विल बी इक्वल टू BL x।
ठीक है। तो ईएमएफ अगर यहां से निकालोगे सो दैट विल बी माइनस डी फाई अपॉन डी टी, सो दिस इज माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। बट डी एक्स अपॉन डी टी जो है ये वेलोसिटी है, तो इस तरह से यहां पे ये आ जाएगा ईएमएफ इक्वल टू माइनस बी एल वी। अब ये माइनस बी एल वी जो है इसका मतलब है कि ये वाला करंट कैसा होगा, हमने इनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, आउटवर्ड इसका होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट है, तो इसमें करंट ऐसा होगा एंटी क्लॉक, ठीक है, सो दैट इसका फील्ड आउटवर्ड बने, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा केस हमने एरिया चेंजिंग कर लिया। अगर आपसे करंट पूछा हुआ है तो आर से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरिया चेंजिंग के केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं अभी लेने वाला हूं।